हेलो बच्चों, आज हमारा ये 23rd चैप्टर है, 23rd लेक्चर है, चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स से प्रैक्टिस किए थे, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स, ये सब। ठीक है, तो उसी में आज हम जनरल प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी पे बात करेंगे। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। तो इस तरह ये हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का है। इसके बाद फिर काइनेमेटिक्स चैप्टर में दो और एक्चुअली सब टॉपिक्स बचते हैं, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कुछ जनरल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम्स थोड़े से एडवांस लेवल के हो सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करो पहले और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको देता हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो आप इसको ट्राई करो पहले स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, और मैं देखता हूँ 1 मिनट मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। ओके ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो 2 particles A and B move with a constant velocity v1 and v2 along 2 mutually perpendicular straight lines towards the intersection O. At the moment t equals to 0, the particles were located at L1 and L2 distance, okay, from origin. So shortest distance between A and B. आपको डिस्टेंस निकालना है, अच्छा, दोनों के बीच। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x और y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 2 पार्टिकल्स x और y एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सपोज हमारा ये पार्टिकल A है और हमारा ये पार्टिकल B है। मैं ऐसे कुछ रैंडम डिस्टेंस L1 और L2 ले लेता हूँ। ठीक है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, L1 और L2 डिस्टेंस पे है। ओके, और ये 2 पार्टिकल टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। 2 पार्टिकल्स A एंड B विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो उनकी वेलोसिटीज भी दी हुई है, v1 एंड v2 से वो मूव कर रहे हैं और डिस्टेंसेस L1 और L2 है। ओके, तो जब चूँकि L1 एंड L2 डिफरेंट है और v1 v2 भी डिफरेंट है, तो वो इंटरसेक्शन पे मिलेंगे नहीं, ये तो श्योर है। मतलब वो डिपेंड करता है L1 L2 के वैल्यू पे और v1 v2 के वैल्यू पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उनके बीच कब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दोनों ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, मतलब एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है, तो या तो ये पहले क्रॉस कर जाएगा या फिर ये पहले क्रॉस कर जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे मैं बताता हूँ, ये क्रॉस किया और उसके बाद फिर ये क्रॉस किया। तो दोनों के बीच एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के बीच सबसे कम दूरी होगा, वो आपको कम डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो आप किसी एक बॉडी पे आप बैठ जाओ, उसके फ्रेम में आप सॉल्व करो। सपोज मैंने बी पे बैठ गया, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या होगी, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अपोजिट में हम ऐड कर देते हैं। तो एक तरह से हमारा ए कैसे मूव करना पड़ेगा, सपोज बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ मूव करेगा। ठीक है, तो ये है हमारी वी रिलेटिव की डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने ये निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखो, अब इस पर आप एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपको डी ए डिस्टेंस आपको निकालनी है। थोड़ा सा इसमें आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब L1 L2 दी हुई है, आप क्या करोगे, आप इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसके पैरेलल चाहो तो आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये L2 है और ये हमारी डिस्टेंस D है और यहाँ भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमारी ये डिस्टेंस भी D हो गई और ये एंगल मैं सपोज थीटा ले लेता हूँ, ये हमारा एंगल थीटा है। तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये थीटा है और हमारी ये एंगल भी थीटा होगी और जो भी एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। आपको ये D की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, मैं सोचता हूँ इसमें, तो आप इसकी ओके, सबसे पहले आप इस थीटा को देखो, आप निकाल सकते हो या नहीं। आप इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू, ये हमारा डिस्टेंस L1 है और ये L2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्या। ओके, तो मैं थीटा के टर्म्स में लिख देता हूँ। ओके, ये थीटा एंगल हमारा V1 और V2 के बीच का भी एंगल है, तो हम tan थीटा को ऐसे भी ले सकते हैं V2/V1, फाइन। तो हमारी tan थीटा जो एंगल है एक्चुअली वो V2 और V1 के बीच भी वही सेम एंगल है और यही एंगल एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बना रहा है, तो हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने V2/V1 लिख दिया, तो हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया। तो इसको भी सपोज आप एज्यूम कर लो कुछ भी, सपोज A एज्यूम मैंने कर लिया, ये पूरा लेंथ, आप इस A को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर इस A को कैलकुलेट कर लोगे तो आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, A माइनस ये लेंथ हो जाएगा A माइनस L2, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारा A/L1 के भी बराबर होगी। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई L1 V2/V1, ठीक है। तो A माइनस L2 की वैल्यू, अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC सपोज मैंने बनाया, ठीक है। A मैंने पॉइंट ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं A' लिख देता हूँ। ट्रायंगल A' B और C, सो इन ट्रायंगल A' B एंड C, इस ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, इस ट्रायंगल में आपको ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और आपको D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो मैं एक राइट ट्रायंगल भी बनाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा थीटा पता है और ये हमारी लेंथ मेरे को मिल गया A माइनस L2, A माइनस L2, तो आपको D आ जाएगा। D क्या आ जाएगा, आप ये हमारा हाइपोटेनस है, सो कॉस थीटा आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, सो D डिवाइड बाई A माइनस L2। सो D की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस L2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। A की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मेरे पास A की वैल्यू है L1 V2/V1, थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, L1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री यूज़ करना है। चलो तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, L1 V2 माइनस L2 V1 डिवाइड बाई V1 एंड इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, V2/V1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, सो कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, सो V1 डिवाइड बाई हाइपोटेनस हमारा रूट ऑफ, अरे मैं यहाँ पे V2 था, ओके, सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो हमारा D क्या आ गया, ये V1 कैंसिल हो जाएगा, सो L1 V2 माइनस L2 V1 ऑब्वियसली मॉड होगा रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसको आप मॉड में लिख सकते हो। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, मैं देखता हूँ ऑप्शन है या नहीं।
L1V2 माइनस L2V1, तो हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रिलेटिव मोशन का हम यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूँ, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, ठीक है, ये इसको एलिवेटर प्रॉब्लम से बोलते हैं, सो ये भी काफ़ी कॉमन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं एक एलिवेटर बना देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एलिवेटर है, एक लिफ्ट है। लिफ्ट में आप लोग ट्रेवल करते हो सीढ़ी 1 से सीढ़ी 4 जाने में, या फिर सीढ़ी 0 से ग्राउंड से 4th नंबर या 5th नंबर या 30 नंबर, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप एक लिफ्ट के अंदर हो, मैन इज स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब लिफ्ट हमारी ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये सर 1 मीटर पर सेकेंड है, फिर ग्रेविटी भी लग रही है तो लाइन होगा, ऐसे आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। 1 मीटर पर सेकेंड ये आपका नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ, मतलब ग्रेविटी को ओवरकम करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके, तो हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन है। लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, एलिवेटर मैं लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस क्वेश्चन का है, एट सम इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द एलिवेटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे सपोज एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज इस इंस्टेंट पे, सपोज मैं t=0 ही मान लेता हूँ। लिफ्ट कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद ऑब्वियसली इसकी स्पीड बढ़ेगी, बट इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। और फिर हमने क्या किया, हमने इसकी हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया। तो हमने क्या किया, एक कॉइन को गिरा दिया। येलो से या फिर ब्लैक से मैं कॉइन बनाता हूँ, चलो मैं एक रेड से बनाता हूँ। एक कॉइन को मैंने ड्रॉप किया, क्या होगा, वो कॉइन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ड्रॉप किया किसी चीज़ को तो वो लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो सबसे पहले इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी एक्सेलरेशन g होगी। अगर आपकी एक्सेलरेशन कुछ और है तो इसको हम लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा है, इसको 2 मीटर हाइट से गिराया गया, इसकी हाइट 2 मीटर है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे किस तरह, लिफ्ट के फ्रेम में। सो सॉल्विंग इन लिफ्ट फ्रेम, सो लिफ्ट के फ्रेम में मतलब रिलेटिव मोशन के रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन हमारा -g है। मैं नीचे का नेगेटिव लेता हूँ, ऊपर का पॉजिटिव लेता हूँ, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर -1 है। तो g की वैल्यू 9.8 दी हुई है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गई इन जे कैप। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, रिलेटिव डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो 2 मीटर हो गया। तो हमारी एक्सेलरेशन एक तरह से हो गई 10.8। सो हमने एस रिलेटिव का फॉर्मूला हमें लगा देना है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, चूँकि कॉइन की स्पीड और लिफ्ट की स्पीड दोनों भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड 0 होगी। तो हमारे पास u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू AT², ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एस रिलेटिव हमारा 2 है, एंड 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए रिलेटिव हमारा 10.8 है, एंड इंटू t², सो इससे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। सो t की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई 10.8 रूट ऑफ दैट, और आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा कितना आ गया, 40/108। मैं देख लेता हूँ इसको सॉल्व करके कितना आ जाता है। ये हमारा 40 डिवाइड बाई 108, 0.37 का रूट निकाल देते हैं। सो 0.37 रूट, सो 0.608। सो हमारा आंसर आ गया 0.608 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 0.61 सेकेंड। तो ये हमारा
आंसर हो गया। अब देख सकते हो मैंने एक बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में लिख के आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलिए 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया। अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम चैप्टर के लास्ट में हो सके तो सॉल्व करेंगे। तो एक ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हमने बोट प्रॉब्लम्स देख लिया, बोट रिवर प्रॉब्लम्स, हमने रेन मैन प्रॉब्लम्स देख लिया, हमने जनरल रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स को देखा, और फिर हमने स्टार्टिंग में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स को देखा, और हमने कॉन्सेप्ट भी इसको अच्छे से समझा। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से। तो अब काइनेमेटिक्स का लास्ट 2 पार्ट रिमेनिंग है, लास्ट 2 सब टॉपिक्स, जिसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में समझेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।